वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम वापस हैं एक पूरी वीडियो सीरीज जो चल रही है ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द्वारा जनरेट हुए सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो बेसिकली अभी हम डेरिवेशन देखने वाले हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेटेड बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज पेज नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। हम लोग डियर स्टूडेंट जानते हैं कि फोर्स की सिंपल डेफिनेशन है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट यहां पर हमको जिस फोर्स की डेरिवेशन डिराइव करनी है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F is equal to mass into centripetal acceleration। हम सब जानते हैं कि force is equal to mass into acceleration। On the same lines, centripetal force is equal to mass into centripetal acceleration। Now dear students, ये जो टर्म है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। अ फोर्स व्हिच इज सर्कुलर इन नेचर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो वर्ड सेंट्रीपिटल है याद कीजिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सेंट्रीपिटल का मतलब है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। नाउ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जिसका डेरिवेशन आपको हायर क्लासेस में है, इसका डेरिवेशन आपको 12th क्लास में आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली गिवन टू यू ऑल इन योर टेक्स्ट बुक जिसका फॉर्मूला है v²/r। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज मास इनटू v²/r। तो फाइनली हमको ये चीज मिल गई दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट mv²/r। अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं कि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अगर आप सिंपल टर्म्स में बोले तो इट इज स्पीड, और हम सबने एक फार्मूला पढ़ा है और वो फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। यहां पर स्पीड का मतलब वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, यहां पर डिस्टेंस का मतलब द टोटल डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट फ्रॉम द सन, एंड टाइम पीरियड का मतलब है द टाइम पीरियड इट इज टेकिंग, द डिस्टेंस व्हिच इट इज ट्रैवलिंग इन दिस होल प्रोसेस। यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहां पर दो चीजें आएंगी डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों चीजों का डिस्टिंक्शन ध्यान रखिएगा। जो r रहेगा that r is nothing but the distance of the planet from the sun। r is the distance of the planet from the sun, and distance please इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा इस r और इस डिस्टेंस को। this is the distance of the planet from the sun, और ये वाला जो डिस्टेंस है जब एक प्लैनेट सन के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है तो वो रेवोल्यूशन पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वो वाला डिस्टेंस है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, वी आर टॉकिंग ऑफ सर्कुलर मोशन, तो जब आप सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो एक सर्कुलर मोशन में जो एक ऑर्बिट रहती है वो एक सर्कल बनाती है, एंड दिस इज नथिंग बट टर्म्ड एज द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। और हम सब जानते हैं कि सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज 2πr। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में ये चीज हो गई कि स्पीड की जगह v आएगा, डिस्टेंस की जगह 2πr आएगा बिकॉज इट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट, दिस इज 2πr, और टाइम पीरियड की जगह आ गया कैपिटल T। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हम ये जो v की वैल्यू है इस v की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस वैल्यू ऑफ v विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर। यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि 2πr/t है और यहां पर स्क्वायर हो रहा है, तो इस v की वैल्यू को जब आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे व्हाट यू विल गेट इज फोर्स इज इक्वल टू m 2πr अपॉन t द होल स्क्वायर, और ये वाला जो r है
इसको मैंने डिवाइड बाय r सिंपली कर दिया। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो ये जो v की वैल्यू मिली थी, ये वाली v की पूरी कंप्लीट वैल्यू मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। सो f इज इक्वल टू m, अब ये स्क्वायर हो रहा है, सो 2 स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिए, ये डिवाइड है, ये जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो न्यूमरेटर का r डिनोमिनेटर का r हो जाएगा। डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करोगे तो 1 बाय r हो जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल कैंसिलेशन यहां पर आपको दिख रहा है, r और r कैंसिल हो गया और सिर्फ r बचा। आपको रिमेनिंग क्या मिल रहा है, इट इज 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन t स्क्वायर। अब यहां पर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरे को इक्वेशन मिली है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल सकता हूं, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 को आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय r स्क्वायर करना। मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m एज इट इज, ये जो r है अपॉन t स्क्वायर एज इट इज, ये r मैंने एज इट इज लिखा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर। बेसिकली कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने जिस नंबर से डिवाइड किया उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर मैंने इसको एडजस्ट किया है, 1 को एडजस्ट किया है, तो ये r स्क्वायर और r मिला के बनाया r क्यूब और ये r स्क्वायर एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने वाला हूं। मुझे क्या मिला, f इज इक्वल टू 4 एज इट इज पाई स्क्वायर m एज इट इज अपॉन ये वाला r square into r will give you r cube, this is r cube upon this is t square, this is t square। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहली वाली वीडियो में, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने केपलर्स लॉ पढ़ा था, और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिसके 3 लॉज थे, उसमें तीसरे लॉ को फिर से अगर आप याद करें तो उसका तीसरा लॉ क्या बोलता है, that t square is directly proportional to r cube। स्टूडेंट ध्यान से याद कीजिए, t square is directly proportional to r cube, तो therefore t square is equal to kr cube। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है स्टूडेंट्स। सो t square upon r cube is equal to k। यहां पर आपको क्या मिला है, तो therefore आप ये बोल सकते हैं that r cube upon t square is 1 by k, where k is a constant, where k is a constant। तो आप ये बोल सकते हैं कि इस पूरी एंटिटी की जो वैल्यू हो गई, वो जो r क्यूब अपॉन t स्क्वायर आपको नजर में आ रहा है, that r क्यूब अपॉन t स्क्वायर आपको नजर में आ रहा है, that whole quantity becomes a constant, that whole quantity becomes a constant, क्योंकि इसकी वैल्यू r क्यूब अपॉन t स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। तो फाइनली what you are getting is r cube upon t square is a constant। what are you finally getting is 4 pi square m upon r square into 1 by k। जिसमें से स्टूडेंट्स आपको एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना है, आपको ये फाइनल डेरिवेशन मिल गया। अब आप एक चीज देखिए, अब मैं इस पूरी इक्वेशन में कुछ पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट के एक कांस्टेंट है, जो हमने देखा प्रीवियस वीडियो में। मास ऑफ द बॉडी कभी चेंज नहीं होता, मास ऑफ द बॉडी हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो m भी कांस्टेंट है। पाई 22/7 3.14 वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और 4 भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी एंटिटी आपको मिली है, दिस इज नथिंग बट कांस्टेंट अपॉन r स्क्वायर। तो therefore f is directly proportional to 1 by r square।
यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, वो कांस्टेंट ये पूरी क्वांटिटी है। और हमने ये चीज देखी कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू में करना पड़ता है तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और इक्वेशन में जब कांस्टेंट है और कांस्टेंट को आपको हटाना पड़े तो प्रोपोर्शनलिटी में डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन आ जाता है। और यही स्टूडेंट, यही चीज तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में की गई है, दैट फोर्स is inversely proportional to the square of the distance between the two bodies. F is inversely proportional to 1 by r square. तो ये रहा dear students एक complete derivation of uniform circular motion में magnitude of centripetal force। वो magnitude of centripetal force हमने equation number 1 में derive किया, that is F is equal to mv square by r। और उसके साथ साथ आगे इसको और एक्सप्लोर करते गए तो हमने ये चीज भी फाइंड की कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन में भी हमको ये चीज दिखती है दैट दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r square। या मैं ये भी बोल सकता हूं दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स के डेरिवेशन और उससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा एक्सप्लोरेशन जो हमने अभी डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड्स एकेडमी। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, इस वीडियो का डिस्कशन इसके पहले वीडियो के डिस्कशन का कंटिन्यूड पार्ट है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ जी। इसके पहली वाली वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन निकाली और उसके ऊपर काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर किया, उसके आगे जो हम एक्सप्लोर करेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ जी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ खींचा चला आता है। जब हमने न्यूटन्स लॉज भी डिस्कस किए थे तभी भी हमने ये चीज देखी कि लॉज ऑफ ग्रेविटी का जो फिनोमेना है और जो न्यूटन्स के ग्रेविटेशन के सिद्धांत हैं वो इजाद कैसे हुए, वो डिस्कवर कैसे किए गए। बहुत सिंपल सा था, न्यूटन नीचे बैठे हुए थे पेड़ के और एक एप्पल उनके सर के ऊपर आके गिरा। अगर इस वक्त मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करूं, ये वाला ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर है, इसको जब मैं रिलीज करता हूं तो आप देखते हैं कि ये वाला जो डस्टर है ये सीधा वर्टिकली नीचे जाता है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये पेन को भी अगर मैं फेंकता हूं नीचे या रिलीज करता हूं एक हाइट से तो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर रहकर ये वाले ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ये रहा अर्थ, और यहां पर आप देख सकते हैं रेड से मैंने मार्क किया है अर्थ सेंटर। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर लेके आओगे तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो अट्रैक्ट होगा, एक फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। नाउ ये वाला फोर्स के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। नाउ इससे स्टूडेंट्स एक चीज हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा पिक्चर में, जिसकी वजह से फोर्स का वर्किंग हमको दिखाई दे रहा है। और वो वाला जो एक्सेलरेशन है दैट इज कॉल्ड एज अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसे डिनोट किया जाता है स्मॉल जी के साथ, जिसे पॉपुलरली हम सब जानते हैं बाय द टर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। ये वाला टर्म बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स में भी किया है, और आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस पेपर 1 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन में भी इसका कंसेप्ट का डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। सो वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखना, ग्रेविटेशन चैप्टर में 2 जीज आते हैं। पहला हो गया कैपिटल जी, वो जो कैपिटल जी है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये जो स्मॉल जी है दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is constant throughout the universe, whereas
value of small g varies from place to place. Universal gravitational constant capital G is prevalent, it is present across the whole universe. लेकिन ये जो है G की वैल्यू, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अर्थ. तो अभी डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये वो पॉइंट्स हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g. तो कैपिटल G एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड ये जो स्मॉल g है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इस तरीके से अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का भी उसका करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब हम सब जानते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बहुत ही गोल्डन फॉर्मूला है ये, बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट है, बार-बार आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू ma. अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन को अगर आप अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज टर्म्ड एज स्मॉल g. तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू mg. दिस फोर्स इज इक्वल टू mg और उसे मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो इसी के साथ साथ इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉज या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. उसमें ये चीज आई है दैट फोर्स इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर. प्रीवियस वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स ने मिस किया है, प्रीवियस वीडियो में जाके देखें, आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा. फोर्स इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट की वजह से, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट की वजह से या अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज गिवन बाय द फार्मूला F इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर. और वही फोर्स को अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में लिखना चाहते हो, तो दैट सेम फोर्स, वो सेम फोर्स इज नथिंग बट mg. इसका मतलब ये हुआ दैट दिस फोर्स and this force is the same entity, is the same quantity, सिर्फ उसको लिखने का तरीका different है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका different है. तो therefore this becomes equation number 2. और क्योंकि equation 1 और equation 2 are talking of the same forces, then in that case from 1 and 2 these two forces are equal. तो therefore gmm upon r square this part, gmm upon r square this part, and these entities they can be equated. और जब मैंने इनको इक्वेट किया तो स्मॉल m जो है वो कैंसिल हो गए और फाइनली मुझे मिला है स्मॉल g is gmm upon r square. डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, gmm upon r square. मैं इसको और अच्छे से आपके लिए लिख देता हूँ सबको. सो स्मॉल g is gmm upon r square. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स. नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अब हुआ क्या, अब हमको कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू. तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, ये हमको मिल गया फॉर्मूला, इसकी अब हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो कैपिटल G दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हो गई 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, जो ऑलरेडी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देख चुके हैं. इसके पहली वाली जो प्रीवियस वीडियोस थी उसके ऊपर इसमें डिस्कशन हुआ है. सो कैपिटल G की वैल्यू होगी 6.67 10 टू द पावर माइनस 11. उसके बाद में ये रहा मास ऑफ द अर्थ, एंड मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kgs. याद रखिए, आपको क्वेश्चन पेपर्स में भी दिया जाएगा और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन में भी आएगा, लेकिन आपको ये वैल्यू याद रखेंगे तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा. सो मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 एंड ये रहा 6.4 10 to the power 6. This is nothing but the object which is kept on the surface of the earth and its distance from the center of the earth. Dear students, इस R को बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ. ये वाले डायग्राम में मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाया है जो अर्थ की सरफेस से काफी दूर है, लेकिन ये जो R है, ये R के रूप में मैं एक ऐसे एंटिटी की बात कर रहा हूँ which is on the surface of the earth. This is on the earth's surface. This is on the earth's surface. तो ये चीज आपको याद रखनी है. और ये सेंटर से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है, this distance is nothing but r.
और यही वाले r की वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट की है, दैट इज 6.4 into 10 to the power 6 to the power 2, दैट इज 6.4 10 to the power 6 स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की। अब डियर स्टूडेंट ये आ गया न्यूमेरिकल, इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हम सब जानते हैं कि g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 आती है, लेकिन मैं फिर भी इसको आपके लिए सिंपलीफाई करके सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूंगा। दिस g इज नथिंग बट 6.67 10 to the power 6 6.67 10 to the power minus 11 into 6 into 10 to the power 24 upon 6.4 into 10 to the power 6 the whole square। इसे सिंपलीफाई करने की आपको सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेप्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जितने भी नंबर है उन सब नंबर्स को मैं एक तरफ लिख लूंगा। तो ये हो गया 6.67 को मैंने एक साथ लिख दिया एंड दिस बिकम्स 6। ये वाला जो 6 है और ये 6.67 है, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। लेट दिस 10 to the power minus 11 and 10 to the power 24 stay together। उसके बाद डिनोमिनेटर में आप ओपन करेंगे स्क्वायर को, ये हो गया 6.4 into 6.4 और ये 10 to the power 6 का जो स्क्वायर है दैट विल बिकम 10 to the power 12, 10 to the power 12। आई होप स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके दोबारा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजें की हैं, जो नंबर्स थे उनको मैंने एक साथ लेके आया हूँ और पावर्स को एक तरफ लेके गया, और डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर था सिर्फ उस स्क्वायर को मैंने ओपन किया है, स्क्वायर को उसको सिंप्लीफाई किया है। अभी तक मैंने कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं किए हैं। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 10 to the power minus 11, 10 to the power 24, 10 to the power 10। डियर स्टूडेंट्स, पूरे फिजिक्स में आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान रखना है कि 9th क्लास में या 8th क्लास में आपने इंडाइसिस चैप्टर पढ़ा होगा। वो इंडाइसिस के जो रूल्स है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा 10 to the power 12 और ये रहा 10 to the power 24। इंडाइसिस का रूल बोलता है when the bases are same, when the bases are same, they are divided, then the powers are subtracted। याद करिए ये वाला रूल डियर स्टूडेंट्स, a upon m divided by a upon n is equal to a to the power m minus n। ये आप इंडाइसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही कंसेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ये चीज दिखेगी that 10 to the power 12 यहाँ पर 10 to the power 24 को कैंसिल करके 10 to the power 12 कर देगा, और ये जो 10 to the power 12 है 10 to the power minus 11 को कैंसिल करेगा और आपके पास बचेगा 10। अब इस कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। मुझे मिल गया है g is equal to 6.67 into 6 into 10 upon 6.4 into 6.4। now dear students, ये 6 एक इवन नंबर है, ये 10 एक इवन नंबर है, और डिनोमिनेटर में जो आप 6.4 और 6.4 देख रहे हो ये दोनों भी इवन नंबर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सो दिस कैंसल आउट्स टू बी 3.2 और ये हो गया 3, 6.4 3.2 2 से मैंने डिवाइड किए हैं एंड दिस बिकम्स 5, दिस बिकम्स 5। अब ध्यान से देखिए 6.67 को मैंने एज इट इज लिख दिया, मैंने उसके साथ अभी भी बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। 5 3s are, this becomes 15 as it is, उसे मैंने सिंप्लीफाई करके देख दिया। अब हमको निकालना है 3.2 का स्क्वायर। 3.2 का डियर स्टूडेंट्स हमको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 3.2 into 3.2, मैं यहाँ पर आपको सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ। हमारी आगे वीडियो सीरीज में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको स्क्वायर्स 1 to 100 के स्क्वायर्स को शॉर्टकट तरीके से निकालने की टेक्निक बताऊंगा। तो उसके लिए आप वीडियोस पूरी की पूरी ध्यान से देखते रहिए और कनेक्टेड रहिए। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जब न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसमें बहुत सारी सिंपल और फास्टर क्विकर मैथ्स की मैं टेक्निक्स आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो दिस बिकम्स 4 4 2 2s are 4 and 3 2s are 6 cross 3 2s are 6 and 3 3s are 9, finally 4 1 2 and this becomes 10. So my answer is 10.24। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं, बहुत गौर से देखिएगा। ये वाला जो नंबर है ऊपर 15,
इस 15 को मैं एज इट इज रहने दूंगा, और ये वाला जो नंबर आप देख रहे हो ना 10.4, मैं इस 10.4 को अप्रोक्सीमेट कर देता हूं, इसकी मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर देता हूं, आई विल मेक इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, और ये जो 6.67 है, इस 6.67 को मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6, डियर स्टूडेंट्स इसका डायरेक्ट आंसर तो है हमारे पास में 9.8 या 9.77 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूं कि कैलकुलेशन को सिंपल कैसे करना है, या पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट किए बगैर भी आपको कैसे पता चलेगा कैलकुलेशन के दौरान कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैं उसकी एक टेक्निक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिसको मैं अप्रोक्सीमेशन बोलता हूं। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज अज्यूम कर रहे हैं, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज अज्यूम कर रहे हैं। तो अगर मान के चलिए 6.67 को मैंने अज्यूम कर लिया, कंसीडर कर लिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली 6 की इंटू 15 अपॉन 10.24 को मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया 10 से, मुझे क्या मिला दिया स्टूडेंट्स, 5 2s and 5 3s, 6 3s will give me 18, 18 by 2 is nothing but 9। देखिए स्टूडेंट्स आपने अप्रोक्सीमेट किया तो इसकी वैल्यू 9 आई, जबकि 6.67 into 15 अपॉन 10.24 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो रहेगी ये 9 के नजदीक रहेगी, एंड फाइनली आपको जो इसकी वैल्यू मिलती है दैट इज 9.77 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन बताया है, आप इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको समझ में आए कि ये 9 आया कैसे। मैंने अप्रोक्सीमेट किया ताकि बगैर कैलकुलेशन करे आपको समझ में आ जाए कि इसका आंसर इतना हो सकता है। तो 6.67 को मैंने अप्रोक्सीमेट किया 6 पे, 10.24 को 10 पे, उसको मैंने डेसिमल फ्रैक्शन हटा दिया और कुछ भी नहीं किया, तो तब मेरे को जो आंसर मिला दैट इज 9। तो इसी को जब आप आगे सॉल्व करोगे what you will get, the value of g is 9.77 meters per second square, and dear students this is nothing but the value of small g, that is acceleration due to gravity because of earth's gravitational force, and the value is 9.77 meters per second square। ये जो acceleration due to gravity है, ये acceleration due to gravity place to place, हाइट और डेप्थ और बहुत सारे अदर फैक्टर्स के हिसाब से वेरी करती है।